नमस्कार। आप हैं इट्स डिफरेंट विद आरजे के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट रिचा जैन कालरा। ये शो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ हम मुलाकात और बातचीत करते हैं ऐसी हस्तियों से जिन्होंने कुछ अलग और हट के कर एक इंस्पायरिंग सफर तय किया है और दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री प्रसन्ना पटवर्धन, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रसन्ना पर्पल प्राइवेट लिमिटेड के। इनकी कहानी बेहद खास और इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि प्रसन्ना जी एक वक्त पर नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं और इनका सपना स्पोर्ट्स में ही करियर बनाने का था, लेकिन जिंदगी ने कुछ ऐसा टर्न लिया कि ये आज एक बेहद सफल कारोबारी हैं। काफी बड़ा इनका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। 1200 से ज्यादा बसेस और कार्स 85 शहरों में चलते हैं और उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन और सक्सेस स्टोरी पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रसन्ना पटवर्धन जी हमारे साथ इट्स डिफरेंट विद आरजेके में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। जी, तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। आपकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है कि आप बास्केटबॉल में महाराष्ट्र को लीड कर रहे थे। आपने नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को रिप्रेजेंट किया। वहां से यहाँ तक एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन और एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट बिजनेस खड़ा करने की ये इंस्पायरिंग शुरुआत कैसे हुई, हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। तो एज यू राइटली सेड कि जैसे मेरा स्पोर्ट्स करियर चालू हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो बहुत कम एज में खत्म भी हो गया क्योंकि मेरे नी का ऑपरेशन हो गया। खेलते खेलते मैं गिर गया और डॉक्टर ने बोला कि इसके बाद आप खेल नहीं सकते हो। तो मेरे पिताजी का ट्रांसपोर्ट बिजनेस था और तभी कुछ कारण वो बिजनेस में कुछ अड़चनें आ गई और जिसकी वजह से मुझे ये बिजनेस में सडनली आना पड़ा। तो ऐसे ही मैं बिजनेस में आया। तभी हमारे पिताजी का टैक्सी का बिजनेस था और टैक्सी के बिजनेस में लिमिटेड कस्टमर्स थे, खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ हम काम करते थे। तो मैं पढ़ के आया था, मैनेजमेंट करके आया था, तो मैंने ये मेरी जिम्मेदारी समझी कि अभी जब भी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये बिजनेस में काम करूं। नहीं तो मैंने दूसरे बिजनेस भी कुछ चालू किए थे पार्टनरशिप में दूसरे दोस्तों के साथ, लेकिन वो बंद करके मैं अचानक ये बिजनेस में आ गया और फिर ये बिजनेस में देखने लगा। तो मैंने सोचा कि अभी ये कॉर्पोरेट एरिया में हमको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इसके लिए मैंने कॉर्पोरेट्स पे, कंपनीज पे ज्यादा ध्यान देना चालू किया और वहां से हमारा टैक्सी का बिजनेस बढ़ने लगा। लेकिन जैसे टैक्सी का बिजनेस बढ़ने लगा मेरी समझ में आया कि टैक्सीज ज्यादा ड्राइवर संभालने पड़ते हैं। एक बस अगर मैं लेता हूं तो 10 टैक्सी का बिजनेस एक बस ही करती है और तभी बस में अपॉर्चुनिटी भी आई। इसके लिए मैं बस बिजनेस में आ गया और बस बिजनेस पहली बस मैंने ले ली 1988 में और तब से बस का जर्नी हमारा चालू हो गया। और जैसे जैसे हमारे कस्टमर कुछ अलग अलग डिमांड करते गए वैसे वैसे मैं बिजनेस बढ़ाते गया। तो इस प्रकार से एक बस से हमने जो जर्नी चालू किया, आज तकरीबन 1000 से ज्यादा बसेस हम चला रहे हैं और अलग अलग एरिया में काम करते हैं हम। जैसे इंटरसिटी में करते हैं, टूरिज्म में करते हैं, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, स्कूल में करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी काफी काम करते हैं। अलग अलग टाइप के हमने एक्सपेरिमेंट भी किए, जैसे हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस देश में पहले हमने चालू की। मेट्रो फीडर सर्विस भी दिल्ली डीएमआरसी के साथ हमने चालू की। बीआरटीएस सूरत में हम चलाते हैं, सिटी बस इंदौर में चलाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार हमने अलग अलग प्रयोग किए और जैसे जैसे डिमांड आते गई और कस्टमर रिक्वायरमेंट बढ़ते गई वैसे वैसे हमने वो एरिया में एंटर किया। प्रसन्ना जी, एक बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ क्वालिटीज, कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। तो एक स्पोर्ट्समैन से बिजनेसमैन के इस सफर में क्या आपको मुश्किलात आई या फिर आपने मैनेजमेंट किया हुआ था तो इस वजह से आपको एक एडवांटेज था? आप जो लोग सुन रहे हैं अभी उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कोई भी एक आदमी जब भी बिजनेस में आता है या नौकरी भी करता है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी डेवलप हो गई इस पे बहुत निर्भर करता है। मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ
जहाँ 24 लोग हम एक साथ रहते थे और एक किचन में खाना खाते थे। तो इसका बहुत बड़ा असर मेरे पे हो गया। जैसे कि हर एक आदमी के साथ, हर एक एज ग्रुप के साथ आपको मिलजुल के रहना पड़ता है जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में अगर आपको सबके साथ मिलजुल के रहना है तो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो मैन मैनेजमेंट सीखने का ये बेसिक ट्रेनिंग जो है आपको जॉइंट फैमिली से मिलता है। राइट। दूसरा दूसरा मुझे एडवांटेज ये हो गया कि मैं स्पोर्ट्समैन रहा, तो उसके काफ़ी एडवांटेजेस रहते हैं। जैसे कि 2 एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। जैसे बहुत ही यंग एज में मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं 3 टीम में एक साथ खेल पाया। जैसे जूनियर जो 17.5 के अंदर के थे, 21 जो यूथ के ग्रुप था दूसरा, और तीसरा ओपन ग्रुप। तो तीनों ग्रुप में पहले 17 एंड हाफ ग्रुप में मैं कैप्टन रहा। तो वहाँ मेरी पर्सनैलिटी कैप्टन जैसे बर्ताव करना पड़ता था। दूसरा 21 के अंडर में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहा, फर्स्ट 5 बोलते हैं हम जिसको, उसमें रहा। लेकिन सब कलीग के साथ मिलजुल के रहना पड़ता था। और तीसरा ओपन जो सीनियर्स के साथ मैं काम करता था, तभी खाली कपड़े संभालने का काम करता था। और रियल लाइफ में यही देखने को आपको मिलता है। जैसे मैं अभी मेरे कंपनी में काम करता हूँ, तभी मैं कैप्टन जैसे बर्ताव करता हूँ। जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सबसे बड़ी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन फिर भी बाकी के सब जो मेरे कलीग हैं उनके साथ मिलजुल के मुझे काम करना पड़ता है। और जब भी हम गवर्नमेंट के पास किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो सीनियर्स के साथ जैसे कपड़े संभालते थे वैसे ही काम गवर्नमेंट के साथ करना पड़ता है। ये सब चीजों का बहुत असर होता है। दूसरा, मुझे कभी खुद की टीम और खुद का जो टीम मेट है और दूसरे का टीम मेट, इसमें भी काफी फर्क कभी महसूस नहीं हुआ। जैसे आप क्लब के साथ खेलते हो तो इंटर क्लब राइवलरी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहती है। उसमें दूसरे क्लब के आपको दुश्मन लगते हैं लिटरली। लेकिन जब भी आप डिस्ट्रिक्ट में एक साथ खेलते हो तभी वही दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है। वही चीज आप डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट में खेलते हो तो अलग डिस्ट्रिक्ट वाले आपके दोस्त बन जाते हैं। और जब इंडिया खेलते हो तब पूरे इंडिया के प्लेयर आपके दोस्त बन जाते हैं। तो ये किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी ये परमानेंटली नहीं हो सकती बिजनेस में। बिजनेस में आप कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के साथ कभी भी जुड़ सकते हैं। तो ये सीख मुझे स्पोर्ट्स से मिली, जिसकी वजह से मैंने 95 में जब भी मुझे मुंबई की गाड़ी चालू करनी थी, तभी मुंबई बस सर्विस चालू करने के बहुत तकलीफ थी, तो हमको ज्यादा बसेस चाहिए। तो तभी मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था वरुण ट्रेवल्स करके, उनके साथ मैंने हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलके हमने 16 बसेस हर एक घंटे को बस मुंबई चलाई। तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं कॉम्पिटिटर के साथ कैसे जाऊं, उसको कैसे पूछूं कि मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आज भी मैं करता हूँ। कॉम्पिटिटर या कोई भी रहेगा तो मैं किसी के साथ भी जुड़ के काम कर सकता हूँ। प्रसन्ना जी, आपके मुताबिक बिजनेस सक्सेस के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है? मुझे लगता है बिजनेस के लिए कोई भी एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा आप पूछेंगे किस चीज की जरूरी है, तो आपको एक तो जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका लाइकिंग होना चाहिए। तो अगर पैशन है, पैशन का एक फायदा ऐसा है कि कोई भी तकलीफ के टाइम में अगर वो आपके लाइकिंग का बिजनेस नहीं है तो वो आप छोड़ के जाएंगे। लेकिन तकलीफ के टाइम में अगर वो आपके लाइकिंग का बिजनेस है तो आप तकलीफ के टाइम भी आप वही बिजनेस करते रहेंगे, उसको जुड़े रहेंगे, फाइट करते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक एम होना चाहिए कि भाई मैं ये करके दिखाऊंगा जिंदगी में, और वो मेरे लाइकिंग का अगर रहेगा तो वो मैं किए बगैर रहता नहीं हूँ। इसी के लिए बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो पैशन है। और दूसरा, उसको एक एम होना चाहिए कि मैं ये अचीव करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिंदगी में। आई थिंक ये बहुत बढ़िया बात है कि पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, प्रोफ़ेशनल हों या फिर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हों। अगर आप पैशनेट नहीं हैं तो आप कुछ अलग, कुछ हट के अचीव नहीं कर पाएँगे।
कुछ भी नया और बड़ा करने के लिए पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। प्रसन्ना जी, कोई एक हैबिट जो आपको लगता है कि लोगों को ज़रूर अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए, जिससे कि सक्सेस एक तरह से गारंटीड हो जाती है? अ, एक तो आज के ज़माने में चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट। राइट। तो रोज़ नई-नई चीज़ें आ रही हैं और रोज़ नया-नया सीखना पड़ता है। बहुत सारे बिज़नेसेस आप देखेंगे, वो काल के अनुरूप चेंज नहीं हो पाए, इसके लिए वो खत्म हो गए। तो अगर आपको आगे जाना है, तो 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एक तो आगे क्या होने वाला है, इसके लिए आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पड़ेंगे, इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें मिलती है सीखने को, वो सीखनी पड़ेगी। जहाँ-जहाँ नई-नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, आप कहाँ-कहाँ जाके वो सीख सकते हो। आप जिस एरिया में काम कर रहे हो, वो एरिया में क्या-क्या बदलाव दुनिया में आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ आने के चांसेस है, ये सब हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। और खाली सीख के फ़ायदा नहीं होता है। ये सीख के एग्ज़ीक्यूट करना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत जगह देखता हूँ कि लोग अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी बाय करते हैं, वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो यूज़ करके उसका फ़ायदा नहीं ले पाते, क्योंकि वो अच्छी तरीके से यूज़ कैसा करना है, उसकी मालूमात उनको नहीं रहती। तो फैंसी करके जीपीएस लगाएँगे, कंट्रोल रूम टावर वगैरह सब लगाएँगे, लेकिन मूवी जैसा वो देखते रहेंगे। उसमें से हमको क्या-क्या सीखना है, क्या-क्या चेंज करने हैं और वो चेंज एग्ज़ीक्यूट कैसे करके लेने हैं, इसके बारे में उनका फ़ोकस कम रहता है। तो खाली नया चीज़ सीख के फ़ायदा नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करने की भी क्षमता आप में लानी चाहिए आपने। ज़माने के साथ चलना चाहिए और टेक्नोलॉजी बदलती है तो अपने आप को उसके अनुरूप ढालना चाहिए, सीखना चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आप मोबिलिटी बिज़नेस में हैं, आपने शुरुआत कार से की, फिर बसेस में की और इस बिज़नेस को काफ़ी एक्सपैंड किया। मोबिलिटी बिज़नेस में सक्सेस के लिए कुछ खास मंत्र जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें? मोबिलिटी ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ कि कोई भी बिज़नेस में आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो कस्टमर्स की सुनो। कस्टमर्स आपको जो फीडबैक देते हैं, वो कंप्लेंट की तरह मत देखो। वो फीडबैक आप सजेशन की तरफ देखो और वो सजेशन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि हमेशा कस्टमर जब भी आपके पास कंप्लेंट लेके आता है, तो मेरा एक अनुभव रहा है, जो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट करता है आपके पास, वो ही आपका लॉयल कस्टमर है, क्योंकि वो ही चाहता है आप में सुधार आए। अगर किसी को टाइम है आपके पास कंप्लेन करने का, वो बोलता है जाने दो, इसके पास वापस कभी आना नहीं है, तो वो कंप्लेन भी नहीं करता है और आपके पास आता भी नहीं वापस। जो कस्टमर आपको कंप्लेन कर रहा है, वो गारंटी के साथ आपके पास वापस आना चाहता है, आपकी सर्विसेज लेना चाहता है, आपकी सर्विस अच्छी हो, ये उसका उसका फ़ायदा है, ये वो देखना चाहता है। इसके लिए कस्टमर के तरफ आपको देखना चाहिए, उसको सुनो और उसको सुन के अकॉर्डिंगली आपके बिज़नेस में, आपके पॉलिसीज़ में, आपकी जो कुछ भी है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करो। और मेरे पूरे बिज़नेस की ग्रोथ कस्टमर को सुन के हुई है, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके हुई है। और मोबिलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर फ्रॉम ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे, तो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो लोगों को टाइम की कीमत है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि टाइमली डिपार्चर्स, अराइवल तो आपके हाथ में कम है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि टाइमली डिपार्चर्स आपके हो। दूसरा, आपको आपकी सर्विस जो है, वो हाइजीनिकली ठीक-ठाक रखनी चाहिए। लोगों की हेल्थ की चिंता आपको होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपने आपका हाउसकीपिंग है, या जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो करनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपके लोगों का बर्ताव जो है, वो लोगों के प्रति अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो मोबिलिटी में, तो लोग जी। आपके पास आते रहेंगे और आपका बिज़नेस बढ़ते रहेगा। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये बहुत अच्छे सक्सेस सूत्र आपने शेयर किए हैं। आप आपका एक लंबा, काफ़ी फ्रूटफुल और सक्सेसफुल करियर रहा है। ज़ाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। इन चैलेंजेस या चुनौतियों से निपटने के लिए
कुछ शेयर करना चाहेंगे आप जिससे लोग इंस्पायर हो सकें? चैलेंजेस हमेशा आते रहते हैं। बिजनेस यानी जब तक आपकी सांस चल रही है, जब तक बिजनेस चल रहे हैं, तब तक चैलेंजेस तो आते रहेंगे। लेकिन चैलेंजेस की तरफ आप ये डिफिकल्टी करके ना देखते हुए इन रियल टर्म्स चैलेंज करके उसको देखना चाहिए और सॉल्यूशन क्या है वो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सॉल्यूशन मिलता है, अगर शांति से सोचेंगे तो कोई भी चैलेंज को सॉल्यूशन मिलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चैलेंज ये है कि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के एजेंडे पे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना बढ़ावा देने की आवश्यकता है फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, वो एनवायरमेंटल इश्यूज ले लो या हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो जा रहा है करेंसी ऑयल बाइंग में उसकी तरफ ले लो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शॉर्टेज हम देखते हैं, रोड बड़े करने पड़ रहे हैं, अंडर ब्रिजेस ओवरपास लगाने पड़ रहे हैं, तो कंजेशन बढ़ रहा है। तो ये सब चीजों को अगर आपको एड्रेस राइटली करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जिस तरीके से बढ़ावा देने की आवश्यकता है एट जी। गवर्नमेंट लेवल, उस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आज अनफॉर्चुनेटली देखा नहीं जाता है। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इमेज जो है वो अच्छी नहीं रही है। तो इमेज सुधारना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओवरऑल, क्योंकि इमेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर अच्छी हो जाएगी तो मेरी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है आज। जो आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अट्रैक्ट करने हैं तो जी। सुविधाजनक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और ये सब चीजें करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है। एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं जो मुझे लगता है आपके थ्रू कोई लोगों के पास पहुंच जाएगा तो उनकी समझ में आ जाएगा। आज अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेते हो तो आप अलग अलग प्रकार के टैक्सेस भरते हो। मैं ओवर मोटर व्हीकल टैक्स की बात कर रहा हूँ। वो जी। 7% टैक्स आप देते हो, 7% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। वो 15 साल के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। मैं एक बस के पीछे सालाना एक स्टेट का 4 लाख रुपया टैक्स देता हूं, जबकि मेरी गाड़ी की कॉस्ट है 50 लाख रुपया। तो मैं 15 साल में मेरे गाड़ी की कीमत से ज्यादा टैक्स देता हूं और वही सिचुएशन प्राइवेट ऑपरेटर की है, वही सिचुएशन गवर्नमेंट ऑपरेटर्स की है। जो कोई इसमें काम कर रहा है सबकी सिचुएशन ये है कि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टैक्स से इतना बर्डन हो चुका है कि वो टैक्स भर नहीं पाते और जिसके लिए कॉस्टली भी होते जा रहा है और जैसे जैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना लोग चालू कर देते हैं। तो वो विशस साइकिल में अटका हुआ है आज। तो ये विशस साइकिल से बाहर निकलने की बहुत आवश्यकता है। तो प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखें तो आप इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है, अब ईवीज आ रही हैं, इसके अलावा और नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सोलर पे भी किसी ने कार बनाने की सोची है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आपको लगता है कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उससे इंडिया में अच्छी ग्रोथ हो सकती है आने वाले समय में? हमारे लिए इनएविटेबल है, हमको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आज हमारा 60% फॉरेन एक्सचेंज ऑयल इंपोर्ट में जा रहा है। तो अगर हमको ऑयल इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट मीडियम, क्योंकि ये कोने कोने में देश के पहुंचा हुआ है। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम कम है, क्वालिटी पावर का प्रॉब्लम है, लेकिन जिसमें ग्रिड का सुधार करेंगे तो वो हो जाएगा, विच इज लेसर चैलेंज है उनसे। तो चैलेंज नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक बस ये हमारे लिए एक अच्छा सोल्यूशन है। हाइड्रोजन बसेस भी आ रही हैं और सोलर एनर्जी के थ्रू और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के थ्रू अगर हम एनर्जी ज्यादा बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रिक बस चलाते हैं तो काफी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है, पोल्यूशन बच सकता है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कि इसका इमेज रिवैम्प हो जाएगा। क्योंकि ये बस आवाज नहीं करती है, नॉर्मल डीजल बसेस सब कुछ आवाज करता है उसमें, लेकिन ये बस बिल्कुल आवाज नहीं करती है और बहुत स्मूथ राइड है इसकी। तो इसमें ड्राइवर भी कंफर्टेबल है, पैसेंजर भी कंफर्टेबल है और ओवरऑल एनवायरमेंटल के लिए बेनिफिट है। तो ये बढ़ने वाला है।
इलेक्ट्रिक बस की ग्रोथ अभी कोई रोक नहीं सकता और ये दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और जी। इसका हमको देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। जी। अ, आखिर में पटवर्धन जी, आप अगर अपने करियर पर, अपने सफ़र पर गौर करें, कुछ ऐसा जो अगर आपको टाइम मशीन में जाने का मौका मिले और आप सोचें कि मैं अपने यंगर वर्ज़न, अपने पुराने चेहरे को या अपने यंग डेज़ में कुछ ऐसा कर सकता था जो मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मैंने ज़िंदगी में सेविंग नहीं की ज़्यादा। तो मुझे मुझे फैमिली वाले बोलते हैं कि आपने बिज़नेस तो इतना बड़ा किया लेकिन सेविंग आपने कुछ नहीं की। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए था। मैं ट्रांसपोर्ट में ही अलग-अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट करता हूँ, लेकिन 100% फ़ोकस मेरा यही एक ही बिज़नेस पे है और मैंने ज़िंदगी में ये एक ही बिज़नेस किया है। अलग-अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट किया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ही किया है। तो दूसरा कुछ डाइवर्सिफ़िकेशन भी अगर मैं करता था, तो वो भी एक थोड़ी अलग सिक्योरिटी मिलती है उससे, तो वो भी होता था। और ओवरऑल पर्सनैलिटी भी आपकी अलग तरीके से डेवलप होती है, आप जब भी अलग-अलग बिज़नेसेस करते हो। अभी मेरा पूरा एकदम फ़ोकस्ड ग्रोथ है, एक ही सेक्टर में। अ, चलते-चलते प्रसन्ना जी, स्टार्टअप फाउंडर्स हमारे देश में बहुत हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए। उनके लिए कोई संदेश चलते-चलते? स्टार्टअप्स के लिए बहुत स्टार्टअप्स के साथ मैं भी कुछ कहीं-कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो स्टार्टअप्स में 2 टाइप के लोग मुझे दिखे। एक जो है, वो खाली पैसे के पीछे है, कुछ ना कुछ बनाना है और बेच के चला जाना है। तो वो स्टार्टअप चालू कर देता है, उसका पहले से ही इम्प्रेशन मतलब इंटेंशन ही यही है उसका कि फंड रेज़ करना है, फंड रेज़ करके ये कंपनी बड़ी बनानी है और बेच के चली जानी है। इसके लिए 10 में से 8 स्टार्टअप या 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और एक ही स्टार्टअप आगे जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, आपको जो पैशन है, आपको जो अच्छा लगता है, वो करो जिससे समाज में कुछ आप बदलाव ला सके। वो स्टार्टअप रियली देश के काम में आ सके, खाली आपके फंड रेजिंग में नहीं, लेकिन देश के लिए और लोगों के लिए अगर काम आ सके, तो वो स्टार्टअप लंबे समय तक चलेगा और वो स्टार्टअप नहीं रहेगा, बड़ा एम्पायर बनेगा कुछ स्टार्टअप के बाद। लेकिन स्टार्टअप खाली स्टार्टअप कुछ करना है, फंड रेज करना है, इसके लिए मत करो। वैल्यू एडिशन आपको ज़माने में करनी है, ये देख के स्टार्टअप करो। जी। और ऐसे कई-कई स्टार्टअप बहुत-बहुत अच्छे आए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमारा देश बदल रहा है ये स्टार्टअप्स की वजह से भी। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है और अच्छे-अच्छे लोग इसमें आएँगे, तो स्टार्टअप भी अच्छे-अच्छे तैयार होंगे हमारे यहाँ और अलग-अलग फ़ील्ड्स में तैयार होंगे। जी। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रसन्ना पटवर्धन जी, हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग आपकी बातों से इंस्पायर होंगे, आपके सफ़र से इंस्पायर होंगे और आपने जो अपने सक्सेस फ़ॉर्मूलाज़ शेयर किए हैं, वो भी लोगों के काफ़ी काम आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। अगर कुछ आदमी की मैं मदद कर पाऊँगी शो की वजह से तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। ज़रूर, मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा फीडबैक हमारे दर्शक इस पर देने वाले हैं। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस दिलचस्प शो इट्स डिफरेंट विद आरजे के में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है या फिर कुछ सुझाव है हमारे शो को बेहतर करने को लेकर, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शो को और हमारी खबरों को शेयर और लाइक करना ना भूलें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल अच्छी खबर्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।